हेलो बच्चों, माई सेल्फ भीमेंद्र उपाध्याय। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो रिमेनिंग पार्ट था पिछले वीडियो का, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने बताया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्टेटमेंट बताया गया था और क्या बताया गया था, नॉमेनक्लेचर बताया गया था एलिमेंट का। कौन कौन से एलिमेंट का, 101 से लेकर के 101 एटॉमिक नंबर से लेकर के 118 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट तक किया गया था, बताया गया था, जिससे आप आसानी से उसका यूज़ करके आप रन कर सकते हो। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में कि उनका स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर की बात करें तो उनको 7 पीरियड में डिवाइड किया गया और 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 7 पीरियड में डिवाइड किया गया और 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब बात आई कि पीरियड क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। पीरियड जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और ग्रुप जो होता है वो वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं आप, ये क्या है, आपका पीरियड है, और ये जो वर्टिकल लाइन जो देख रहे हैं आप, क्या है, ग्रुप है। ठीक है, तो पहले हम लिख दे रहे हैं, देखिए जस्ट ए मिनट। अब देखिए इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। 1 ये फर्स्ट पीरियड है, ये क्या है, सेकेंड पीरियड है, ये क्या है, आपका थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और लास्ट 7th पीरियड। ठीक है, तो ग्रुप कितने, ये तो हो गया आपका पीरियड, क्या हो गया, पीरियड हो गया, आपका पीरियड हो गया। और ये क्या है, आपका ग्रुप है। कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो इसको भी लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हाँ तो बच्चों कहाँ थे हम लोग थे 17 ग्रुप तक। लास्ट है 18। तो टोटल कितने ग्रुप हो गए, 18 ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो ये क्या हो गया, आपका वर्टिकल लाइन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये है आपका पीरियड। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो है स्ट्रक्चर है, जिसमें से 7 पीरियड हमने बताया, 18 ग्रुप बताया। और आपका अगर बात करें यहाँ पे पीरियड की, तो फर्स्ट पीरियड को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया सभी को, पीरियड में, नंबर ऑफ एलिमेंट में, नेम ऑफ पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड की बात करें, इस पीरियड की बात करें, इस वाले पीरियड की, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2। एक तो ए वाला एलिमेंट यहाँ पे रखा जाएगा, एक आपका यहाँ पे, तो कितने टोटल एलिमेंट हो गए, 2। और इस पीरियड को एक नाम दे दिया गया वेरी शॉर्ट पीरियड, सबसे छोटा पीरियड इसको बोला जाता है। सेकेंड जो पीरियड है आपका वो ये वाला है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट, मीन्स यहाँ पे 8 एलिमेंट हमने लिख दिया। 8 एलिमेंट को क्या, इस ग्रुप का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दोनों में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों में 8 आपके एलिमेंट हैं, तो इसलिए इसको बोला गया शॉर्ट पीरियड। दोनों को इकट्ठे हमने लिख दिया, सेकेंड एंड थर्ड। फिर अगर हम फोर्थ और फिफ्थ की बात करें, फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप, तो कितने एलिमेंट है टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 18। और इसका नाम है लार्ज पीरियड। नेक्स्ट है आपका जो है 6 पीरियड। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और आपका इसके बाद यहीं से जो है आपका लैंथेनम शुरू हो जाता है। 8 या 9th ग्रुप से लैंथेनम शुरू हो जाता है और लैंथेनम से आपका अगर काउंटिंग करेंगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है और 6 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाते हैं 32। जब हम सेपरेट वीडियो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बनाएंगे और उसमें आपको दिखाया जाएगा सारे एलिमेंट लिख करके और वहाँ पे काउंटिंग करके बताया जाएगा, तब आपको 6 ग्रुप और 7th ग्रुप का जो सिस्टम है वो समझ में आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है हमें। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है 18 ही ग्रुप है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 32। यहाँ पे 18 एलिमेंट दिख रहे हैं, बट यहाँ से थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो आपको इसके स्ट्रक्चर में बताया जाएगा। ठीक है, अब वही हम 7th ग्रुप की बात करें, इस वाले ग्रुप की बात करें, इसमें भी 32 एलिमेंट होते हैं, बट अभी तक इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हो पाई है। और इन दोनों ग्रुप को बोला जाता है वेरी लार्ज पीरियड। दोनों ग्रुप को, कौन कौन से ग्रुप को, एक आपका 6 ग्रुप है, एक 7th ग्रुप है, दोनों ग्रुप को क्या बोला जाता है वेरी लार्ज पीरियड। ठीक है, और इस पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। ये आपका एस ब्लॉक है, ये क्या है आपका एस ब्लॉक है। कौन सा, ए वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक, फर्स्ट और सेकेंड पीरियड ग्रुप को बोलते हैं एस ब्लॉक ग्रुप। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। मीन्स कहाँ से कहाँ तक, 3rd ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक, और फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 2nd ग्रुप तक आपका एस ब्लॉक, 3rd ग्रुप से 12th ग्रुप तक आपका डी ब्लॉक, और लास्ट 13 ग्रुप से आपका 18 ग्रुप तक क्या है आपका पी ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट। और लास्ट आपका यहाँ जो नीचे दिया गया है, ये सारे जो एलिमेंट हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को बॉटम में लिखा गया है, इसलिए हमने लिखा है, देखिए 4 ब्लॉक में इसको डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट ग्रुप जो है फर्स्ट से सेकेंड तक, फर्स्ट 2 ग्रुप जो है उसे एस ब्लॉक एलिमेंट, 3 से 12, 3rd से 12 ग्रुप को हमने कहा है डी ब्लॉक एलिमेंट, 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक कहा है पी ब्लॉक एलिमेंट, और जो बॉटम में यहाँ पे दिखाया गया उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो क्यों एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कहा गया, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट हम लिख करके बताएंगे। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे रुबिडियम, यहाँ पे सीजियम, यहाँ पे फ्रांसियम। तो इन सभी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट सेल जो है, लास्ट सब सेल जो है वो लास्ट सबसेल एस सबसेल में जाता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s1 आएगा। मीन्स लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है, इसलिए इसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोला गया है। वहीं इसकी बात करें तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाएगा, तो इसीलिए इसको बोला गया है डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाता है, इसलिए इसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है। और लास्ट में एफ ब्लॉक है तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हो गए 4। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम इनके आगे चलेंगे कि आगे क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या इनमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो मेरिट है, डीमेरिट है, उनकी बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे मेरिट की, किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेरिट की बात करेंगे। तो मेरिट में हम क्या किसकी बात करेंगे भैया, यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट है जो हमने पॉइंट लिखा है, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम ईजियर। कहने का मतलब जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को देखने के बाद
जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो सिस्टमेटिक वे से जिस तरह से अरेंजमेंट था वो बहुत ही ईजियर था इन कंपेरिजन टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसीलिए हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही हेल्प लेते हैं और आज कल हम लोग उसी के हेल्प से एलिमेंट के बारे में जानते हैं, या जो पीरियोडिक टेबल चलता है वो यही चलता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बहुत ही ईजियर तरीका हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देखा था कि जो हमारे मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड थे, इन सभी को सेपरेट नहीं किया गया था, सब इसी में मतलब मिक्सअप थे। ठीक है, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, मेटल वाइड को और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को सेपरेट पोजीशन दिया गया था और हम उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे कि यहाँ से यहाँ तक मेटल है, यहाँ से यहाँ तक मेटल वाइड है और यहाँ से यहाँ तक नॉन मेटल है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ पे उपस्थित है, कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके भी बारे में हम लोग जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट पॉइंट है हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर। उनमें कहा गया था, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें कहा गया था कि जो उनमें दिखाया गया था कि जितने भी एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया था उसमें कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो थी वह एक ही ग्रुप में अलग अलग थी। क्यों, कैसे अलग अलग थी? क्योंकि जितने भी ग्रुप थे उनको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक ही ग्रुप में 2 ग्रुप बना दिए गए थे जिसका नाम दे दिया गया सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। अब एक ही ग्रुप में 2 ग्रुप हो गए, सब ग्रुप हो गए। अब दोनों सब ग्रुप में एक सब ग्रुप, मतलब कि यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। यहाँ पे आपका एक क्या हो गया, ग्रुप हो गया, ये आपका ग्रुप हो गया। ठीक है, एक ग्रुप हो गया। इस ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक तो बना ए और दूसरा बना बी। तो ए ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट थे इनकी प्रॉपर्टी तो सेम थी, बी ग्रुप में पाए जाने वाले जितने एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन एक ही ग्रुप में पाए जाए तो सब ग्रुप था ना, एक ग्रुप में पाए इन दोनों का जो प्रॉपर्टी था बिल्कुल डिफरेंट था, सेम नहीं था। तो एक ही ग्रुप में रखे जाने वाले जितने भी एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से भिन्न थी। तो इसीलिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना उसमें एक ही ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल थी, सेम थी, क्योंकि वहाँ पे सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया था। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। सब ग्रुप में डिवाइड होने के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप को हटा दिया गया, उसको एक एक ग्रुप बना दिया गया, जैसे सब ग्रुप नंबर ए, सब ग्रुप नंबर बी। लेकिन अब क्या हो गया, इस ग्रुप को अलग कर दिया गया, इस ग्रुप को अलग कर दिया गया। इस तरीके से बनाया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो एक ही ग्रुप में अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो एक ही ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी क्या होंगे, एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट है नोबल गैसेज वर ग्रुप्ड टुगेदर इन 18th ग्रुप। जो आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस का कोई भी प्लेस दिया नहीं गया था। जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तब उसी समय यह फॉल्ट पाया गया कि भैया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान दिया ही नहीं गया था। लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक अलग से ग्रुप बनाया गया, 18th ग्रुप, पहले 17th ग्रुप था, 18th ग्रुप बनाया गया। और उसमें जब इन सभी एलिमेंट को रखा गया जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सभी एलिमेंट को रखा गया, तब पर भी इस पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी फॉल्ट
नहीं पाया, आराम से उसका जो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है एक ही ग्रुप में रखने पर सबकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी और दूसरे ग्रुप डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे। तो ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पे नोबल गैसेस भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आ गए, जबकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नहीं थी। नेक्स्ट है अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, हेंस आइसोटोप्स आर प्लेस्ड एट सेम पोजीशन। हमने बताया था कि आइसोटोप कितने होते हैं, अगर सभी के आइसोटोप होते हैं, जितने भी एलिमेंट है सभी के होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से? एक हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। जो हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर तो सेम है ना। अगर यहाँ पे मास नंबर डिफरेंट है तो आइसोटोप्स वही होते हैं जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। अब बताओ, अगर हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखेंगे तो इनके एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उनको डिफरेंट प्लेस मिलना चाहिए ना आपके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। ये कहाँ पे था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, जबकि इस पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को एटॉमिक मास पर तवज्जो नहीं दिया गया था। किस पर दिया गया था? एटॉमिक नंबर पर। उन्होंने कहा था हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेस पे एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। एटॉमिक मास का कुछ भी जिक्र ही नहीं किया गया था यहाँ पे। तो जो ऐसा किया गया तो देखो सभी के एटॉमिक नंबर सेम है। अब तो इसको एक स्थान पे रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। इसको एक बना लो हाइड्रोजन, बस एक ही जगह पे रख दो। ये फॉल्ट जो पाया जा रहा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ख़त्म हो गया। अब ये सारे क्या थे? आपके मेरिट थे। इसके बाद आपको पढ़ना क्या है? ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेरिट थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर आपने देखा, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारे एलिमेंट को इंडिकेट करके उसके बारे में बताऊंगा, उनको कैसे लर्न किया जाता है, उनका तरीका मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ ये पढ़िए, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं? पीरियोडिक ट्रेंड्स मीन्स होता है कि अगर हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो उसके प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंसेस आएंगे, या लेफ़्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ़्ट जाएं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं एलिमेंट के, उन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। तो वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, पहले उनके नेम जान लेते हैं जो जो हमें पढ़ने हैं। पहला आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड है एटॉमिक रेडियाई, थर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोर्थ है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिफ्थ है मेटालिक कैरेक्टर और सिक्स है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, सेवेंथ है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एट्थ है शेल्डिंग इफेक्ट आपको पढ़ने हैं, नाइन्थ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, टेंथ है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लास्ट में है आपका एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये आपके ट्रेंड्स हैं, इसको पढ़ने हैं कि किसी भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या इस पर इफेक्ट पड़ता है, और लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तब क्या इस पर इफेक्ट पड़ता है। फिर से एक बार दिखा दें कौन कौन से ट्रेंड्स हमको पढ़ने हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा एटॉमिक रेडियाई, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चौथा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पांचवा मेटालिक कैरेक्टर, छठा नॉन मेटालिक कैरेक्टर, सातवां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आठवां शेल्डिंग इफेक्ट, नौवां इफेक्टिव, ठीक है, शेल्डिंग इफेक्ट पढ़ने हैं आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का हम कैसे निकालते हैं,
क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा था। क्लास 9th में बोर्ड्स रूल के अकॉर्डिंग हमने किया था। अब हम क्लास 11th में आबाओ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमने बताया था, चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किसी भी एलिमेंट का निकाला जा सकता है उसमें दिया गया है। लेकिन तब पर भी जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं जानते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए थोड़ा सा हम हिंट देंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जा सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसी भी एटम के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कैसे निकाला जाए। देखिए, अगर हम बात करें कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि 30 एलिमेंट के नेम या 50 एलिमेंट के नेम, अब तो आप बड़े हो गए हो, बच्चे तो हो नहीं, तो कम से कम 50 एलिमेंट के नेम आपको लर्न होने चाहिए और 50 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर भी आपको लर्न होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कि एटम के बारे में, तो एटम हमने पढ़ा था कि एटम होता क्या है। एटम पढ़ा था कि एटम क्या होता है। एटम जो होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 2 तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक तो स्टेबल पार्टिकल, एक अनस्टेबल पार्टिकल। ठीक है, एक कैसा होता है? स्टेबल पार्टिकल होता है और दूसरा कैसा होता है? अनस्टेबल पार्टिकल होता है। अब स्टेबल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं। और जो अनस्टेबल पार्टिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, एंटी न्यूट्रिनो, अल्फा न्यूट्रिनो, बीटा न्यूट्रिनो, ये सारे अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल की बात करेंगे। स्टेबल पार्टिकल को फंडामेंटल पार्टिकल बोला जाता है। ठीक है, तो एटम में क्या क्या फंडामेंटल, कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना। चलिए, अगर हम किसी भी एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर किसी भी एटम का कैसा होता है? देखो, ये नीचे, ये बीच में क्या पाया था हमारा? न्यूक्लियस पाया था। क्या पाया था है? न्यूक्लियस। ठीक है, क्या पाया था है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? 0। और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए पूरे न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज हो जाता है? पूरा पॉजिटिव चार्ज। इसके चारों तरफ क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स। नंबर ऑफ सेल कितने हैं? नंबर ऑफ सेल आपके हैं अभी तक कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 7 है। ठीक है, 7 सेल है। अब ये ऐसा थोड़ी है कि फिक्स है सेल, सभी एलिमेंट में सेल की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, और सेल की संख्या बढ़ सकती है जब नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ेंगे। चलिए, इसका हमने नाम दे दिया K, इसका L, इसका M, इसका N, इसका O, इसका P, Q। फर्स्ट, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल और आपका लास्ट है 7 सेल। अब ये तो मान लीजिए एटम है, ये आपका सबसे बाहरी सेल। किसी भी एटम के सबसे बाहर वाला सेल होता है वो क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल। मान लीजिए इसकी बात करें तो ये हो गया आपका
आउटर मोस्ट सेल, और आउटर मोस्ट सेल के ठीक पीछे वाला जो सेल होता है उसे बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल के अंदर वाला सेल जो यहाँ से लेकर के यहाँ से ए वाला है, ए, ठीक है, लास्ट वाले को छोड़ करके जितने भी सेल आते हैं वो सब इनर सेल में आते हैं। किस में आते हैं? इनर सेल में आते हैं। और लास्ट वाला जो सेल है ये आपका आता है, इसे बोलते हैं इनर मोस्ट सेल। इसे क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट सेल। ओके, अब देखिए कि इस सेल में, सेल को दूसरा नाम सेल का है एनर्जी लेवल। सेल बोलो या एनर्जी लेवल बोलो या इसे ऑर्बिट भी बोल सकते हो आप। चलिए ठीक है। अब इसी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? राउंडिंग करते हैं, चलते रहते हैं। एक मिनट, ठीक है, राउंडिंग करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब बात आई कि क्या हर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं? तो नहीं। किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया है 2n स्क्वायर का। 2n स्क्वायर का फार्मूला दिया गया है किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी सेल में ये फार्मूला दिया गया है 2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू सेल। क्या है? सेल। ये नंबर को इंडिकेट करता है, सेल के नंबर को। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट सेल में जानना चाह रहे हो कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? 2n स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको बता सकते हैं कि फर्स्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? n इक्वल टू 1 कर दोगे तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई n के प्लेस पे आपको क्या रखना है? 1 n स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका? 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 जा 1 और लास्ट में आ जाएगा आपका 2। तो इसका फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। सेकेंड सेल की बात करें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई n के जगह पे 2 और स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा? 8। मतलब सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर दिया। ऐसे 3 का निकालोगे तो 18 आएगा। 3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। n इक्वल टू 3 तो कितना आएगा? 18। n इक्वल टू 4 लिखोगे तो कितना आएगा? 32। करके देख लेना, आपको करना है। अगर n इक्वल टू 5, फिफ्थ सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इस फार्मूले से निकालोगे तो आएगा 64। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये इतने इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते होंगे? एक्सपेरिमेंटली कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 32। कितने इलेक्ट्रॉन? 32। अब बात गड़बड़ हो गई भाई, यहीं पे ए रूल काम नहीं किया। तो कहा गया कि यह जो 2n स्क्वायर वाला फार्मूला है वह केवल फोर्थ सेल तक ही काम करेगा, उसके बाद ये फार्मूला काम नहीं करता। जो जितने इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में है उतने ही इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल में होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन सिक्स सेल में होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन सेवन सेल में भी होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात आई कि ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बता दिया। अब क्या किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बनाना है
तो आप उसको कैसे बनाओगे। एटॉमिक किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ये चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया गया होगा। चैप्टर नंबर 2 में किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा इसके बारे में पढ़ चुके हो। अब तब पर भी हम थोड़ा सा आपको बता दें कि किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए हम हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को कैसे हम शो करेंगे, ये आपका क्या है न्यूक्लियस है, इसमें कितनी फर्स्ट सेल हमने लिख दिया। अब फर्स्ट एक ही सेल पाया जाए क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक है। ए हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका, हाइड्रोजन का। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ब्रीफली अगर पढ़ना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो सीधे हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जानने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है और कैसे निकाला जाता है। चलिए, तो अगर हमने पढ़ा अभी कि 2n² वाले फार्मूले से हम किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सेल 1 की बात करें, यहाँ पे सेल लिख दे रहे हैं, जितने भी सेल होते हैं बच्चों वो किससे बने हुए होते हैं, सब सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और जितने भी सब सेल होते हैं वो ऑर्बिटल से बने हुए होते हैं, ऑर्बिटल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल की बात नहीं करनी है, सेकंड में किया गया होगा। चलिए हम सेल की बात करते हैं, कितने सेल पाए जा रहे थे कि L M N O P Q 7 सेल पाए जा रहे थे। सब सेल कितने पाए जाते हैं, देखो फर्स्ट सेल में कितने सब सेल पाए जाते हैं, एक ही सब सेल पाया जाता है जिसका नाम है S सब सेल। सेकेंड सेल में 2 सब सेल पाए जाते हैं S और P। थर्ड सेल में 3 सब सेल पाए जाते हैं S P और D। फोर्थ सेल में 4 सब सेल पाए जाते हैं S P D और F। फिफ्थ सेल में कितने सब सेल पाए जाते हैं S P D और F। सिक्स में भी वही पाया जाता है S P D और F। फोर्थ सेल में भी कितना पाया जाता है S P D और F, ठीक है। और इसके पहले मैं बता दूं कि S सब सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं और F में कितने होते हैं 14 होते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे हैं, ठीक है। जब बताओ बच्चों S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ S ही तो है, यहाँ पे 2 हमने लिख दिया। यहाँ पे 2 सब सेल पाया जा रहा है, एक तो S पाया जा रहा है, एक P पाया जा रहा है। तो S का 2 और P का 6 कितना हो गया 8। 2 + 6 = 8। अगर हम थर्ड सेल की बात करें तो कितने सब सेल पाए जा रहे हैं 3। कौन कौन से S, तो S का 2 इलेक्ट्रॉन, P का कितना 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, D का 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम फोर्थ सेल की बात करें तो फोर्थ सेल में 4 सब सेल पाया जाता है। कौन कौन से S P D एंड F। तो S सब सेल में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, P में 6 होता है, D में 10 होता है, F में 14 होता है, कितना हो गया 32। इसमें भी 4 पाए जाते हैं इसलिए 32, इसमें भी 32, इसमें भी 32, इसमें ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब बात समझ में आई 32 इलेक्ट्रॉन क्यों पाए जा रहे हैं, क्योंकि फोर्थ सेल में सब सेल की जो संख्या है, नंबर ऑफ सब सेल हैं वो क्या है फिक्स्ड हैं। फोर्थ सेल के बाद नंबर ऑफ सब सेल इंक्रीज नहीं होते हैं, वो फिक्स्ड हो जाते हैं। S P D या 4 सब सेल टोटल होते ही हैं। फोर्थ में भी 4 सब सेल पाए जाते हैं, फिफ्थ में भी पाए जाते हैं 4 ही, सिक्स में भी 4 ही पाए जाते हैं, सेवन्थ में भी 4 ही पाए जाते हैं। अब देखिए यहीं पे फटाफट मैं बता दूं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। यहीं पे मैं बता दूं कि अगर हम मान लीजिए इसको मिक्सअप करना है S P D F सबको मिक्सअप करना है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये S सब सेल सेकेंड सेल का है कि थर्ड सेल का है कि फोर्थ सेल का है, किसका है। सभी में तो S पाए जा रहे हैं, सभी में तो खाली फर्स्ट को छोड़ करके सभी में PP भी पाए जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट सेल का S सब सेल है तो हम यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं
क्या लगा दे रहे हैं, 1 लगा दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ जानने के लिए कि यह फर्स्ट सेल का है। A1 क्या इंडिकेट करता है, सेल को इंडिकेट कर रहा है, और S किसको इंडिकेट कर रहा है, सब सेल को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे सेकेंड सेल का S सब सेल और सेकेंड सेल का P सब सेल है, तो यहाँ पे 2 2 हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब वही 3 की बात करें, थर्ड की बात करें तो यहाँ पे कितना लगाएंगे, 3 3, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 5 5 5 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। सिर्फ हमको पता चले कि A 7 सेल का है, 6 सेल का है, 5 सेल का है, 5th सेल का है, 4th सेल का है, 3rd सेल का, हमको पता चलना चाहिए। अब देखिए हम सबको इरेज कर दे रहे हैं इधर का, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें क्या सीखना है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, उसी को जानना है हमें। तो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले आपको समझ में नहीं आने वाला है कुछ भी जो आगे पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, ये थोड़ा सा बहुत पास तो नहीं हो गया, चलो इसको भी इरेज करके हम थोड़ा थोड़ा दूर कर दे रहे हैं इसको थोड़ा सा। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1s, अबाव प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, तो हम सेम वैसा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6x s 6p 6d 6f 7s 7p 7d एंड 7f। कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बना था, वो थोड़ा सा पास था, हमने थोड़ा सा दूर कर दिया। अब देखिए जो अबाव प्रिंसिपल आपने पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है, कैसे बनाया है। देखिए यहाँ पे देखिए, ए हम तीर का निशान बनाना सीख लोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ जाएगा। ए क्या है, 1s है, यहाँ पे हमने तीर का निशान जैसे बना रहे हैं वैसे बनाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इस तरह से। ये अबाव प्रिंसिपल आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो। आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है, 3rd चैप्टर चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगाना है लगा सकते हैं। ए हमारा स्ट्रक्चर बन गया अबाव प्रिंसिपल का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बनाना है, इसी को लिख देना है ऐसे डायरेक्ट, जैसे लिखा है वैसे लिख दो। जैसे तीर का निशान जहाँ जहाँ जा रहा है वैसे लिखो। यहाँ से स्टार्ट हुआ 1s पे गया तो 1s लिख दो, फिर यहाँ पे ख़त्म हुआ छोड़ दो, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ क्या हुआ 2s आया, 2s हमने लिख दिया, 2s के बाद ये ख़त्म हो जा रहा है। फिर स्टार्ट हुआ 2p हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे आया 3s हमको लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर 3p हमको लिखना है, 3p के बाद क्या आता है 4s। सिर्फ आपको तीर का निशान देखना है कि तीर का निशान कहाँ कहाँ जा रहा है। 4s के बाद ख़त्म हो गया, फिर किसका निशान आ रहा है 3d का, 3d पर आ रहा है तो 3d हमको लिखना है। 3d के बाद क्या आ रहा है 4p पर हमको लिखना है, 4p लिखना है। ठीक है, इसके बाद 4p के बाद क्या लिखना है 5s, तो 5s हमको लिख दो आप 5s। फिर उसके बाद 4d, 5s के बाद तो ख़त्म हो गया ना, इसलिए हमने क्या लिखा, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ इसलिए 4d हमने लिख दिया। 4d के बाद 5p के बाद 6s के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है 4f। हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा। 4f के बाद क्या आता है 5d के बाद क्या आता है 6p के बाद क्या आता है 7s के बाद क्या आता है 5f के बाद क्या आता है 6d के बाद क्या आता है 7p। आपको यहीं तक लेना है। ठीक है, इतना तो समझ गए आप। अब बात आई इलेक्ट्रॉन की। हमको पता है कि एस सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं 2, तो हमको 2 लिख देना है। पी जहाँ जहाँ एस है वहाँ 2, जहाँ जहाँ पी है वहाँ 6। ठीक है, जहाँ जहाँ डी है वहाँ 10 लिख देना है। ठीक है, हमको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने ही इसमें होंगे। ये तो आपका था अबाव प्रिंसिपल। ठीक है, अबाव प्रिंसिपल, और अबाव प्रिंसिपल के हेल्प से ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करने जा रहे हैं। अगर आपको ए वाला तरीका अच्छा लगा हो तो आप इस तरह से अरेंज करके आप इसको लिख सकते हो, नहीं तो या
इसको डायरेक्टली आप लर्न कर लो, ठीक है। जो ही काम कर सकते हो, या तो इसको बनाना सीख लो या तो इसको लर्न कर लो। तो बनाना हमारे हिसाब से अच्छा है, बना लो बन फटाफट बनाओ। फटाफट बनाने के बाद आप लिख लो। लिखने के बाद आपको पता है कि एस सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, पी सबसेल में कितनी होती है, डी सबसेल में कितनी होती है और एफ सबसेल में कितनी होती है। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इतना आपको मस्ट है लर्न करना या इसको सीखना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो इसको इरेज कर रहे हैं, अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट के नेम हम लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम। इतना हम लोग अभी करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियान का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो होता है 1s1, ठीक है। देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पाए जा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अभी इसकी बात करें, अगर 1s2 की बात करें तो इसमें कौन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। एक 1 जो है वो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम S की बात करें तो S जो है वो सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब सेल को। और जो यहाँ पे 2 यहाँ पे दिख रहा है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। चलिए इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन। क्यों 1 इलेक्ट्रॉन हमने लिखा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने पाए जाते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम की एटॉमिक नंबर कहलाती है। ये तो हमने पढ़ा है। चलिए अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे जाएगा, 1s यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो आपको यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन लिखना है। इतना ध्यान दीजिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। चलिए हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहला यही है 1s क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ठीक। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s3 होगा, 1s3 होगा। अरे बुद्धू 1s3 नहीं होगा, हमने यहाँ पे 2 लिखा है। 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा संख्या है इलेक्ट्रॉनों की, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो पहले आप क्या लिखोगे 1s2, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 3 में से 2 लेस कर दो, कितना बचा, एक ही बचा ना। 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में शो कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s2 में। तो 2s क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 1 3 आपका इक्वल हो गया। चलिए इसकी बात करें, बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम पर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो बेरिलियम में। तो कितना हो जाएगा 1s2। अभी कितना बचा इसमें, 2 बचा। 2 किस में जाएगा, 1s2 के बाद 2s2 में, 2s2 हमने लिख दिया। चलिए आगे बात करते हैं बोरान की। तो बोरान का जो इलेक्ट्रॉन है कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें कितने, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, देखो 1s2 हमने लिख दिया, 2s कितना बचा अभी 3 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलो 2 इलेक्ट्रॉन हमने कर दिया। अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा, अभी यहाँ पे 2 2 4 ही हुआ ना। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, थर्ड वाले, सेकेंड के पी वाले सब सेल में जाएगा। 1 कितना हो गया, 2 2 4 1 5। अगर हम कार्बन की बात करें वही चीज़ है। तो 1s2 2s2 2 2 4, अभी कितना बचा 2 2p2। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें
नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2p3। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p, कितना बचा, 2 to 4 हो गया। अभी इसमें से कितना निकला, 4 निकल गया, 4 ही बचा, 4 अभी बचा है ना, तो 4 यहाँ पे लिखो। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अभी 6 इलेक्ट्रॉन से कमी है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5, 2 to 4 5 9। चलिए नियान की बात करें तो नियान के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए आगे, देखिए सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p, कितना हुआ, 2 2 4 और 7 4 11, 7 4 11, सही है, नहीं सही है। यहाँ पे पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन कैसे लिख दिया हमने, चलिए 6 इलेक्ट्रॉन हमने लिखा। बाकी क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा, 3s1। ऐसे मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा, समझे। ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही आपको अलग अलग एलिमेंट का निकालना है। आपको आगे चल करके एक्सेप्शन मिलेगा जो कि चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है, आप चैप्टर नंबर 2 में जाके देख सकते हो। उसमें एक्सेप्शन में आपका क्रोमियम और कॉपर का मिलेगा, ठीक है। तो क्रोमियम और कॉपर का अगर जानना हो तो मैं बता दूंगा। मेरा एम यही था कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दूं, ताकि इसके बाद जितने भी पीरियाडिक ट्रेंड आपको पढ़ने हैं उन पीरियाडिक ट्रेंड में एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उस पर हम काम करेंगे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है आपका, जितने भी एलिमेंट हैं 1 to 118 एलिमेंट, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करने हैं। उसके बाद जब हम एक्सेप्शनल केस में बताऊंगा क्रोमियम कॉपर जैसे, तो आप उसको देख करके समझ में आएगा। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। कितने, आप फर्स्ट एलिमेंट से लेकर के कितने एलिमेंट तक, टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, 118 एलिमेंट। आप उठाइएगा, पीरियोडिक टेबल आपके बुक में होगा या मार्केट से आप खरीद सकते हैं, आपके अगल बगल किसी के पास हो, तो उसमें से एलिमेंट को देख लीजिएगा। एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को देखिएगा। एटॉमिक नंबर के हेल्प से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा। इसके साथ साथ आपको 50 एलिमेंट लर्न भी करने हैं। क्या करने हैं, लर्न करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बहुत रात भी हो चुकी है, चलिए हम लोग भी चलते हैं और सोते हैं, ठीक है। गुड नाइट।